हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसे हम वेसोडाइलेटरी शॉक भी बोलते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, हम शॉक सीरीज पढ़ रहे हैं। शॉक सीरीज में बाकी टाइप्स ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। ये है हमारा फोर्थ टाइप। ठीक है, फर्स्ट वाला था हाइपोवॉलेमिक, सेकेंड था कार्डियोजेनिक, तीसरा था ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, फोर्थ आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में फिर फर्दर टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स उसके, वो भी हम आगे डील करेंगे। आज इस क्लास में हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं शॉक सीरीज के, तो सबसे पहले वो देख लें सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम कि डेफिनेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली, है ना, कोई भी चीज देना, या ज्यादा दे दिया, किसी का किधर कम दे दिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना, है ना, कोई भी चीज को हम बांट रहे हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, यहाँ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी वेयर एक्सट्रीम डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसे हम वेसोडाइलेशन भी बोलते हैं, causes severe low blood pressure and reduce blood flow to vital organs despite normal or high cardiac output। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सट्रीम डायलेशन हो रहा है। ठीक है, रीजंस क्या है? या तो सेप्सिस हुआ है, मतलब बॉडी में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स घुस गए हैं और वो ब्लड में आ गए हैं, ब्लड में इंफेक्शन हो गया है। ब्लड में जो इंफेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेप्सिस। ठीक है, तो या तो ब्लड इंफेक्शन हो गया है, ब्लड में इंफेक्शन है जिसे हम बोल रहे हैं सेप्सिस। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? एनाफिलेक्टिक का मतलब क्या होता है? ये है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो या तो सीवियर एलर्जी हो गई है या फिर न्यूरोजेनिक, मतलब कोई नर्व डैमेज हो गया है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है? इन तीनों कंडीशन में बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके वजह से जो हमारा ब्लड वेसल पहले ऐसा था, ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो वेसल हमारा पहले ऐसा था, अब वो वेसल कैसा हो चुका है? कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये बस मैं शो करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, ल्यूमेन तो सेम ही रहता है, उसके अंदर डायलेशन हो जाता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। ओके, तो अब सोचो कि यहाँ प्रेशर कुछ और था, यहाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये जो वेसल है वो नॉर्मल है। ठीक है, ब्लड जब वहां से जा रहा है तो वॉल्स पे एक प्रेशर लगता है ना, वॉल्स पे एक प्रेशर लगता है। लेकिन अगर इसका डायलेशन हो गया है, अगर पाइप चौड़ी हो गई है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और तेजी से ब्लड नहीं जाएगा तो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है वहां तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। इसी वजह से हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम डायलेशन, मतलब वेसो डायलेशन की वजह से बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड नहीं मिल रहा, जबकि जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या है? या तो नॉर्मल है या तो हाई है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट में भी हाई भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है खराब? वेसो डायलेशन, मतलब जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो काम को खराब कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये होता है मतलब वेसो डायलेशन का। इसी वजह से हम इसे वेसो डायलेटरी शॉक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ऑफन लीविंग टिश्यूज इनएडिक्वेटली परफ्यूज्ड एंड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हर ऑर्गन को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला। जिनको बिल्कुल भी नहीं मिला वहां क्या होगा? टिश्यूज मरना शुरू हो जाएंगे, वहां नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जहां पे मिल रहा है वहां क्या होगा? कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा ब्लड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की क्लासिफिकेशंस क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट है सेप्टिक, दूसरा है एनाफिलेक्टिक, तीसरा है न्यूरोजेनिक। ठीक है, सेप्टिक शॉक मतलब जब ब्लड में सेप्सिस हो जाए, मतलब इंफेक्शन हो जाए, तो बॉडी जो है हमारे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाता है। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम ये अलग से डील कर रहे होंगे। ठीक है,
उसके बाद आते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक पे। एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, एलर्जी हो रही है। एलर्जी के टाइम पे आपकी बॉडी क्या करती है, हिस्टामिन्स रिलीज करती है, ठीक है। तो हिस्टामिन्स जब रिलीज होंगे तो वैसोडायलेशन होगा और उसके वजह से ब्लड जो है सप्लाई कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आता है न्यूरोजेनिक। कोई भी नर्व डैमेज होने की वजह से वैसोडायलेशन हो रहा है या फिर कोई भी नर्व डैमेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसके वजह से ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, उसके वजह से शॉक होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एज इन सेप्टिक, एनाफिलेक्टिक, न्यूरोजेनिक, आप तीनों में ही ये साइन एंड सिम्टम्स जरूर देखोगे। वो है हाइपोटेंशन, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ब्लड वेसल ही डायलेट हो गया है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज वार्म और फ्लश्ड स्किन, मतलब इनिशियली ड्यू टू वैसोडाइलेशन। अब जब वैसोडाइलेशन होता है ना तो वार्म एकदम, आपको ऐसे गर्म, आपने देखा होगा जब हम स्कूल टाइम पे थे या अभी भी किसी किसी को होता होगा, आप जब धूप में अचानक से भागते हो या फिर कुछ भी होता है तो आपकी स्किन बहुत गर्म हो जाती है और अचानक से चीक्स वगैरह सब रेड हो जाते हैं, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ये क्यों हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा जो ब्लड वेसल है वहां पे अगर डायलेट हो जाए तो उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो वही है वार्म और फ्लश्ड स्किन, ठीक है। तीसरा है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया एज इन जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 100 से ज्यादा अगर हार्ट रेट हो रही है तो उसे हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। और अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारा 24 या 25 से इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम टेकिपनिया बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, टेकिकार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट, और टेकिपनिया जो PNEA वर्ड है, ये जो है हम मोस्टली रेस्पिरेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट क्यों, जब इतना कुछ हो रहा होगा, बीपी लो है, शॉक में जब पेशेंट जाते हैं तो उस टाइम पे उनका मेंटल स्टेट जो है वो ऑल्टर्ड होता है। तो ये आप जो ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है ये थ्रू आउट शॉक में देखोगे आप, हर एक टाइप जो है उसमें ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट रहेगा, एंजाइटी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगा, ठीक है। ओके, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन शॉक्स हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा होते हैं, मोस्ट कॉमन शॉक बोला जाता है इन्हें। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ये मोस्ट कॉमन है यूएसए में, ठीक है, स्पेशली ये जो सेप्टिक शॉक है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन शॉक। जो सारे शॉक है हमारे पास उनमें से मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा है, सेप्टिक शॉक, अगर मैं यूएसए की बात करूं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो इंडिया में हाइपोवॉल्मिक शॉक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यूएसए में कौन सा है, सेप्टिक शॉक, और इंडिया में कौन सा है, हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक है। ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया हो, और नेक्स्ट क्लासेस में हम सेप्टिक शॉक, फिर एनाफिलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक अलग अलग पढ़ेंगे, सो दैट वीडियो छोटी भी रहे और इजी भी रहे आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।